उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। कानपुर देहात में स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम की भावना को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के मार्गदर्शन में ये यात्रा बरौर इंटर कॉलेज से बरौर हनुमान जी मंदिर पावर हाउस तक निकाली गई। यात्रा में एनसीसी के सैकड़ों छात्र शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान और भाजपा जिला महामंत्री सत्यम सिंह चौहान समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं भी मंत्री के सामने रखी। भाजपा नेताओं ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने की अपील की। 2047 तक का जो खाका खींचा है उसमें सभी देशवासियों को नए भारत और भारत लगातार आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जो ये तिरंगा है हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास से ये तिरंगा हमारी पीढ़ी को थमा के गए हैं। हमारा आपका दायित्व है इस तिरंगे की रक्षा करना, इसको लगातार ऊंचाइयों तक ले जाना, आगे बढ़ाते रहना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। और आज हमारी पार्टी के द्वारा भी ये प्रयास किया गया है। मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश में हर मन तिरंगा और हर घर तिरंगा, ये अभियान को भी हमें आगे बढ़ाना है। अभी आज 13 है, कल 14 है, 15 अगस्त को हम हर घर में तिरंगा फहराएं। झंडे का प्रबंध काफी हमारी सरकार की तरफ से किया गया है। जो जहाँ झंडे आए हैं जो आपके प्रधानों तक, कोटेदारों तक भी पहुँचाए जाएंगे, हमारे मंडल स्तर तक भी झंडे पहुँचाए जाएंगे। उन झंडों को अपने आज स्वतंत्रता दिवस के दिन घरों पे लगाने का भी आपको काम करना है। मैं क्योंकि भीषण गर्मी में भी बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। अभी पुखराया में भी यात्रा है मंडल की और हमारे शाहजहांपुर मंडल की भी यात्रा है। तो मैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और ये तिरंगे की शान न जाने पाए, तिरंगे को ताकत देने का काम करना है। अपने अपने दायित्व को निभा करके इस देश को आगे बढ़ाने में, अपना विकसित भारत की श्रेणी को देश में ले जाने में सभी लोग जब इसमें योगदान देंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। औरैया में समाजवादी पार्टी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाबू यादव, पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता और सिकंदरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रभाकर पांडे समेत कई नेता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर बूथ और ब्लॉक स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों पहुंचाने की बात कही। नेताओं ने 2027 में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। आज जिला पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज जिले के सभी सीनियर नेता और बल्कि पड़ोसी जनपद के भी जो अनुभवी लोग हैं, सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आज चिंतन हुआ कि हम लोग 2027 का किला कैसे फतेह करेंगे। तो ऐसा हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिया, हमारे बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त हुआ है और उसी में हम सब कार्यकर्ता एकमत होकर के जुटेंगे। और ये निश्चित है कि जो हम लोगों को तरीका बताया गया है 2027 में हम निश्चित रूप से 300 के ऊपर सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें सपा के बहुत पुराने दिग्गज लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ऐसे 2027 के चुनाव में इन लोगों का भी स्थानीय जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी है? बिल्कुल, इनका तो अनुभव लेकर के हमको चलना ही है। आज इसीलिए जब आवश्यकता हुई कि अब हमें 2027 की कमान कैसे कसनी है, इसीलिए आज जो है चिंतन के लिए सभी हमारे बुजुर्ग और सीनियर लोग हमारे बीच उपस्थित हैं और 2027 की सरकार बनाने तक निश्चित रूप से ये पूरी तरह से सक्रिय सब लोग नजर आएंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। जनपद की तीनों विधानसभाओं के लिए क्या समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए? प्रत्याशी अभी कोई घोषित नहीं किए गए हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है
और वो उचित समय पर उचित फैसला करेंगे। और हम लोग तो केवल समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और जिले की तीनों सीटें जिताने के लिए अपनी रणनीति बना करके काम कर रहे हैं। इसी श्रेणी में अगर बात की जाए तो क्या सिकंदरा विधानसभा को भी तवज्जो दी जाएगी? क्यों, पड़ोसी जनपद है तो निश्चित रूप से हमारे जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता उस विधानसभा को लिए जरूरत होगी वो कार्यकर्ता वहां भी पहुंचेंगे, और वहां के जो कार्यकर्ताओं की आवश्यकता औरैया जिले को होगी तो वो लोग यहाँ भी आकर के मदद करेंगे। ये तो पड़ोसी जनपद है, हम लोग एक दूसरे को मिलकर के सहयोग करने का काम करेंगे। अमेठी में स्कूल के लिए घर से निकले एक छात्र के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छात्र मंगलवार सुबह करीब 9 बजे घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन शाम 5 बजे तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान परिजनों को कुछ युवकों द्वारा छात्र के साथ मारपीट करने और उसे अपने साथ ले जाने की जानकारी मिली। मामले को लेकर परिजनों ने रामगंज थाने में पुलिस को तहरीर दी और छात्र को सुरक्षित बरामद करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच और छात्र की तलाश में जुटी है। बांदा में जनता दल यूनाइटेड ने 16 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी की ओर से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं और कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए गए। जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी पटेल ने आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बाहर से दवाएं और जांच कराने के लिए कहा जाता है। उन्होंने विभागीय जिम्मेदारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी ने मामले की जांच और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। जदयू नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन करेगा। प्रशासन की ओर से मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मेडिकल कॉलेज बांदा में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकार बंधु और वकील लोग, सारे लोग बांदा के जो जनपद वासी हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उनको धमकी दी जा रही है। ऑपरेशन से पहले 25,000 किसी से 30,000, जो जितना लूट पाए उनसे पैसा जमा करवाते हैं। बाहर की दवा लिखते हैं। जो वहाँ का प्रधानाचार्य है वो कोई कार्रवाई नहीं करता। कोई एक मुकेश बंसल है, कई विभागाध्यक्ष जो घर में बैठ करके वेतन ले रहे हैं और कोई यहाँ पर आता नहीं है। और सबसे बड़ा मैं खुलासा कर रही हूँ, मुझे जानकारी वहाँ मिली है कुछ लोगों के द्वारा कि वहाँ पर एक कोई साजिया बेगम करके है, वो लगातार वहाँ लड़कियों को लड़कियाँ सप्लाई कर रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जानकारी हमको वहीं से मिलती है, वहाँ के लोग बताते हैं। और जो मेरे पास रोस्टर कम से कम 1 साल के रखे हुए हैं, जो पैसा देते हैं उनकी ड्यूटी जो है नहीं लगाई जाती नाइट में। जो दिव्यांग है, ब्लाइंड है, जिनको दिखता नहीं है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और जो वहाँ पर सीनियर है उनको जो है धमकाया जाता है। जूनियर जो है मैटन बनी बैठी हुई है और गलत इंजेक्शन लगाए जाते हैं मरीजों को। अगर परमानेंट कर्मचारी अगर उनको रोकता है कि गलत इंजेक्शन आप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी वो लामबंद होकर के धरना देते हैं, प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बावजूद कई बार यहाँ डिप्टी सीएम साहब भी आ चुके हैं। अधिकारियों के पास लगातार पेपर की, अखबार की कटिंग जा रही है। आखिरकार कौन व्यक्ति है जो वहाँ के प्रधानाचार्य को, मुकेश बंसल को, जो सभी विभागाध्यक्षों को बचा रहा है? हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई करिए और पत्रकारों को, समाज सेवियों को जो धमकी दी जा रही है, जो लोग धमकी दे रहे हैं वहाँ के कर्मचारी अधिकारी, उन पर आप कार्रवाई करिए। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम लोग बोलेंगे। अगर इनको लगता है कि आप पत्रकारों को, समाज सेवियों को मुकदमे की धमकी देकर के डरा देंगे तो बिल्कुल नहीं, लगातार आवाज़ उठाए हैं, उठाते रहेंगे। और पूरे मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करती हूँ कि आप हमारे जनपद के साफ स्वच्छ वाले अधिकारी हैं, आपकी स्वच्छ छवि है, आप उस पर कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम 1 हफ्ते बाद पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे। कमिश्नर महोदय के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। इसके बाद सुनवाई नहीं होगी तो विधानसभा का हम घेराव करेंगे। क्या लगता है कोई जनप्रतिनिधि नहीं अभी तक बोल रहा? पद में बैठे विधायक, सांसद, कोई भी हो अभी तक नहीं बोल रहे हैं? क्या बात? कमीशन जा रहे हैं वहाँ डॉक्टरों से, मेडिकल स्टोरों से, क्योंकि सभी के वहाँ पर मेडिकल स्टोर खुले हैं। वहाँ के कोई न कोई रिश्तेदार बैठा है, किसी का डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है, तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उनको कमीशन जा रहा है। उनसे जनता से मतलब नहीं है। सिर्फ वो चुनाव जीते हैं तो अपने व्यापार, अपने बिजनेस के लिए जीते हैं। जनता मरे या जिए उनसे कोई मतलब नहीं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से चयन प्रक्रिया के तहत पूर्व आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 3 सदस्यीय चयन समिति इन उम्मीदवारों की इंटरव्यू ले रही है। चयन के दौरान प्रशासनिक अनुभव, प्रबंधन क्षमता और धार्मिक आस्था जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मंदिर से जुड़े बड़े प्रशासनिक कार्यों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सीईओ का पद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद
नाम की घोषणा की जाएगी। मुंबई और ग्रेटर नोएडा में कथित ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई एटीएस ने दोनों स्थानों पर कार्यवाही करते हुए करीब 9.4 करोड़ रुपए कीमत की मैथ ड्रग्स बरामद की है। मामले में 3 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ड्रग्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक फैक्ट्री को भी सील किया गया है। कार्यवाही के बाद एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और ड्रग्स की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी जुटा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर खीरी में सदर सीट से भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने रात के समय जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई। उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल किए। विधायक ने अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े दावों का भी उल्लेख किया है। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। मामले में अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।